Hello students, myself Harsh from Preksha Institute, Dinanagar. In our previous video, we have learned about basic terminology in genetics. Now in today's video, we are going to learn about Mendel's laws of inheritance. And before reading that, we must know who was Mendel. Mendel को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज उसने पाइसम्स टाइवम पे काम किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ये फाइंड आउट किया था, कुछ लॉज दिए थे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में अपने पेरेंट्स से, और वो फैक्टर्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं। ये चीज़ें मैंडल ने बताई थी। अब मैंडल बॉर्न हुए थे 22 जुलाई 2022 को। He was died 6 Jan 1884 and he works on Pisum stivum garden pea. Pisum sativum garden pea ये वो वाला पी नहीं है जो आप लोग खाते हो, दैट इज स्वीट पी। जो आप लोग खाते हो ना, दैट इज स्वीट पी और उसका नाम होता है लेथेरस ओडोरेटस। तो मैंडल ने गार्डन पी पे काम किया था। इट इज एन एडिबल वन। उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने 1856 से लेकर 1865 तक 7 साल पूरे इस पे काम किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए जिनको बोला जाता है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको बोला जाता है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने पाइसम स्टाइवम को चूज किया। क्यों? मेंडल ने पाइसम स्टाइवम को चूज किया क्योंकि इसका लाइफ साइकिल छोटा था, शॉर्ट लाइफ साइकिल। इसके पास कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। अब ट्रेट्स क्या थे? हमने बताया था अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इस स्पीशीज के पास कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। इसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन थी। इसमें क्या थी? सेल्फ पॉलिनेशन थी। लार्ज सैंपल साइज ले सकते थे वो, उन्होंने एक टाइम पे बहुत सारा सैंपल साइज लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक, एक और बात, क्यों यूज किया उन्होंने पाइसम स्टाइवम को? क्योंकि पाइसम स्टाइवम में एक्सपेरिमेंटेशन करना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना इजी था। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मींस क्रॉस पॉलिनेशन करवाना इजी था। इन रीजन के चलते मेंडल ने पाइसम स्टाइवम पे एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली जो मेंडल थे, ही वाज ए मैथमेटिशियन। ठीक है, उसने अपने फॉर्मूलाज, रेशियोज लगाए और ये रिजल्ट दिया जिसको हमने बोला लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें उसने 3 लॉज दिए। उसने काम क्या किया, उसने ट्रू लाइन, एक तो और फैक्टर जिसकी वजह से उसने पाइसम स्टाइवम यूज किया था, ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज। ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज का मतलब कि वो स्पीशीज पिछले जनरेशन से एक ही करेक्टर उनका डोमिनेंट होता है, एक ही करेक्टर उनका डोमिनेंट था। मीन्स जो भी अगर वो टाल बन रहे थे, ट्रू लाइन ब्रीडिंग स्पीशीज जी, मतलब वो अगर टाल बन रहे थे तो वो सारे के सारे अपनी अगली जनरेशन में भी टॉल ही आ रहे थे। अगर उनके सीड का शेप राउंड आ रहा है तो ट्रू लाइन ब्रीडिंग में उनका हर जनरेशन में सीड का शेप क्या आ रहा था? राउंड आ रहा था। तो ये सब चीजें ली मेंडल ने और उस पे उसने किया काम और उसके बेसिस पे उसने दे दिए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? लेकिन काम करने के बाद भी उसके काम को इतना ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला। उसके काम को इतना ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला। क्यों?
क्योंकि उस टाइम पे रीजंस क्या थे कि कम्युनिकेशन नहीं था, जैसे आज के ज़माने में बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है, तो उस ज़माने में इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, जिसकी वजह से उसने जो रिजल्ट्स निकाले, उसने जो लॉज निकाले, उनको फर्दर ऑन हम मतलब लोगों तक वो नहीं पहुंचा पाया। दूसरा, उसके जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे, मतलब जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने उसने जो चीज़ की, उसने क्या बोला था, उसने बोला कि ये जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो उसके कंटेम्प्रेरी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को अनफॉलो कर दिया। अनफॉलो मतलब उन्होंने ये चीज़ मानी नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं की कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक, फिर उसने बायो के सारे वो समझाने के लिए मैथमेटिकल रेशियोज यूज किए, उसने स्टैटिक्स यूज किया, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि बायोलॉजी में वो मैथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल का जो काम है उसको इतना ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला जब तक वो जिंदा थे। 1884 के बाद, 1884 में उनकी डेथ हो गई थी। 1900 में 1900 में तीन साइंटिस्ट आए, टशमक, ह्यूगो डिविरिस एंड कॉरेंस, कॉल कॉरेंस। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया था मेंडल का काम, इन तीनों साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया मेंडल का काम और फिर रीपब्लिश किया जर्नल फ्लोरा में। जर्नल फ्लोरा में उन्होंने इसका काम रीपब्लिश किया और देन इसको बताया गया मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स। देन मेंडल को बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जीते जी उसको इतना ज्यादा वो नहीं मिला, मतलब नाम फेम उसको नहीं मिला जैसे कि मिलना चाहिए था, लेकिन बाद में उसके सारे कंसेप्ट्स को यूज करके फर्दर नॉन मॉडर्न जेनेटिक्स जो थी वो पढ़ी गई, वो या उसके रूल्स बनाए गए। तो उसमें फिर उसको एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए हमने फिर उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल दिया। ठीक है, तो मेंडल ने बहुत 3 लॉज दिए थे। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने काम किया था पाइसम स्टाइवम पे, उसने फुल ऑन एक्सपेरिमेंट्स किए, फुल ऑन ट्रेड्स लिए। ठीक है, उसने 7 साल उस पर काम किया। काम करने के बाद उसने कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए, लॉज बनाए, और उन लॉज को जब वो जिंदा थे तब इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं किया गया, लेकिन बाद में उन लॉज को फॉलो किया जाने लगा 1900 में, जब उनका काम रीडिस्कवर हुआ, जब उनका काम रीडिस्कवर हुआ। तो उन्होंने क्रॉसेस करवाए थे। उन्होंने क्या किया था, क्रॉसेस करवाए थे। क्रॉसेस में उन्होंने क्या किया, क्रॉसेस में उन्होंने पाइसम स्टाइवम के एक्सपेरिमेंट्स किए, उनकी सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग करने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ऑफ स्प्रिंग जो F1 जनरेशन आई वो देखी कैसी है, पेरेंट जैसी है या नहीं है। उसके बेसिस पे उन्होंने प्रोबेबिलिटी लगा के, स्टैटिस्टिक्स लगा के काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस दिए थे। तो इट वाज फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम करेंगे मेंडल के क्रॉसेस जो उन्होंने किए थे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष फ्रॉम प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मेंडल के बारे में कि उनका जेनेटिक्स में क्या योगदान था और उन्होंने काम किया था पाइसम स्टाइवम पे। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो पाइसम स्टाइवम है, इट इज अ गार्डन पी, डिप्लॉयड होता है। इट इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इट इज 2n एंड हैविंग 14 क्रोमोसोम। इसके पास कितने क्रोमोसोम है, 14 क्रोमोसोम। इसको चूज करने के रीजन उनके थे कि एक तो सैंपल साइज बड़ा है, दूसरा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, इसका लाइफ स्पैन छोटा है, जिसकी वजह से इनके एक्सपेरिमेंट थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने 7 करेक्टर्स चूज किए थे और उससे पहले एक्सपेरिमेंट के क्या स्टेप्स उन्होंने यूज किए। सबसे पहले उन्होंने सिलेक्शन की, उसके बाद इमैस्कुलेशन की, देन पॉलिनेशन, and after that collection and germination of the seed की। ये उनके एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स थे जो उन्होंने फॉलो किए। सिलेक्शन में उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग
करेक्टर स्पीशीज जो ली थी, जो पेरेंट लिए थे वो ट्रू ब्रीडिंग लिए थे। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब जो कि होमोजाइगस होंगे फॉर ए ट्रेट। होमोजाइगस का मतलब उनके पास उस ट्रेट के लिए सेम पेयर ऑफ एलील्स है, होमोजाइगस फॉर अ ट्रेट। इसके अलावा उन्होंने इमैस्कुलेशन की। इमैस्कुलेशन में क्या है, अब हम चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम क्या कर देंगे, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स। तो उस फ्लावर से हम उसके स्टेमन्स निकाल देंगे ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इमैस्कुलेशन में हम उस चीज के लिए उस चीज में से स्टेमन्स निकाल देते हैं, और ये जो है मेंडल ने किया था। उसके बाद उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाई कि अब वो चाहते थे कि टाल वाले प्लांट के पोलन ग्रेन्स स्मॉल वाले स्मॉल वाले प्लांट के पास जाके मेटिंग करें। तो वो चीज उन्होंने खुद से की, जिसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं। पॉलिनेशन की और उसके बाद जो F1 जनरेशन आई उसकी कलेक्शन की और उसको जर्मिनेशन के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद उसकी होने दी सेल्फिंग। और सेल्फिंग होने के बाद उन्होंने देखे क्रॉस करेक्टर्स कि किस तरह से वो करेक्टर्स पास ऑन हुए, और उन करेक्टर्स को पास ऑन करवाने वाले जो थे उनको उन्होंने बोला फैक्टर्स। ये चीज मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव की थी। अब पाइसन स्टाइवम के उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स लिए। पाइसन स्टाइवम के उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए। एक सबसे पहले उन्होंने लिया स्टेम का हाइट। एक ये करेक्टर नोटिस करते थे वो, जिसमें से डोमिनेंट करेक्टर क्या है कि वो टाल होगा, दूसरा क्या होगा, ड्वार्फ होगा। फिर उन्होंने लिया सीड का शेप। उन्होंने सीड का शेप लिया, सीड का कलर देखा, पोड का शेप लिया, पोड जो वो मटर की फली होती है वो चीज, पोड का कलर देखा, पोड की शेप देखी, फ्लावर कलर देखा उन्होंने, और उन्होंने फिर फ्लावर की पोजीशन देखी। ये 7 करेक्टर उन्होंने अपनी वेराइटीज अपने एक्सपेरिमेंट में चूज किए। सीड की शेप या तो डोमिनेंट वाले में राउंड थी, और रिसेसिव कैरेक्टर उन्होंने क्या चूज किया था, रिंकल्ड वंस। या तो सीड की शेप राउंड होगी या रिंकल्ड होगी। कलर में येलो और ग्रीन। पॉड की शेप या तो इन्फ्लेटेड होगी, थोड़ी मोटी मोटी जैसी, और या फिर कंस्ट्रिक्टेड होगी। पॉड का कलर येलो और ग्रीन हो सकता है, येलो डोमिनेंट होगा, ग्रीन वाला रिसेसिव होगा। फ्लावर की कलर की बात करें तो वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर, व्हाइट वाला रिसेसिव कैरेक्टर था। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल पे जो फ्लावर हो रहा था वो डोमिनेंट कैरेक्टर लिया उस चीज का, और टर्मिनल पोजीशन पे जो फ्लावर था वो उसका क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लकीली उन्होंने चूज किए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और इसी के बेसिस पे फिर उन्होंने कैरेक्टर चूज करके क्रॉसिंग करवाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। वो प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।